मनीष कुमार आज आपके गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत क्रैश कोर्स लेकर के 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय में आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आप अर्थशास्त्र विषय के अंदर आपका जो चैप्टर है वो उपभोक्ता संतुलन, जिसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसमें ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। वास्तविक मायने में कहा जाए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर रीड है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पाइवोटल रोल जो होता है वो प्राइस मैकेनिज्म का होता है, यानी कीमत यंत्रावली का होता है। और कीमत यंत्रावली में महत्वपूर्ण भूमिका कीमत की है, क्योंकि उसी कीमत के आधार पर ही लाभ हानि तय करके कोई भी जो है कार्य किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि कीमत कैसे तय होती है। तो कीमत दो सापेक्षिक शक्तियों से तय होती है, और ये दो शक्तियां होती है सप्लाई और डिमांड, तो यानी मांग और पूर्ति। तो मांग पक्ष की ओर से जो कारक है वो होता है उपभोक्ता। एक उपभोक्ता ही वस्तु का मांग करता है। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक उपभोक्ता वस्तु की मांग क्यों करता है। तो जाहिर है अगर आपसे भी हम ये सवाल पूछे कि एक उपभोक्ता वस्तु की मांग क्यों करता है, तो आप यही कहेंगे कि उस वस्तु में उपयोगिता होती है, इससे कारण वह वस्तु की मांग करता है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी कीमत देना चाहेगा, यह निर्भर इस बात पर करती है कि उस वस्तु में कितनी उपयोगिता है। वस्तु ज्यादा उपयोगी है तो वो उपभोक्ता ज्यादा कीमत देना चाहेगा, कम उपयोगी है तो उपभोक्ता कम कीमत देना चाहेगा। यानी एक साइड जो है प्राइस डिटर्मिनेशन का, एक साइड पूरी की पूरी तरह उपभोक्ता पर डिपेंड है। अब यहां इतनी बातों के बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर करके सामने आता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग तो करता है, और उस वस्तु के उपभोग इस कारण से ही करता है क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उपयोगिता किसे कहते हैं। तो आइए ये देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा एक नजर में ये ग्राफ को बस सिर्फ सिंबलाइज हम आपको यहां बता दे रहे हैं कि ये ग्राफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, उपभोक्ता संतुलन को दिखा रहा है। और संतुलन का मतलब क्या होता है? आपका जो है मानसिक संतुलन या शारीरिक संतुलन कब होता है? जब भर पेट खाना खा के और सोने की बारी आती है। मतलब अब हिल डुल नहीं सकते हैं, न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, कोई भी दूसरी अवस्था मेरे लिए अब ज्यादा आरामदेह नहीं है, यानी संतुष्ट किसी भी मैटर में। तो ये अब इसी ग्राफ से हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसी ग्राफ पर ला करके इसको लास्ट करेंगे। हम सिर्फ दिखा दिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये ग्राफ है। जब हम इस पर आएंगे तो समझिएगा कि उस टाइम में आपकी कक्षा समाप्त होने वाली है। अब सबसे पहले समझा जाए कि उपयोगिता क्या है। ये ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने उपयोगिता की परिभाषा रख दी है। वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो, उपयोगिता कहलाती है। यानी उपयोगिता कोई चीज नहीं है बल्कि एक गुण है, क्वालिटी है। जैसे इस कलम में लिखने की उपयोगिता है, लिखने की उपयोगिता है, यानी कहने का मतलब यदि हमें लिखने की आवश्यकता है तो इस आवश्यकता की पूर्ति करने की, यानी लिखने की आवश्यकता की पूर्ति कौन कर रहा है? ये कलम। तो इस कलम में ही गुण है कि मेरी लिखने की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, अतः यह गुण ही उपयोगिता है। तो परिभाषा में हम क्या कहेंगे? वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो उसे उपयोगिता कहते हैं। सवाल है कि उपयोगिता को मापा कैसे जाता है? तो प्रोफेसर मार्शल ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि उपयोगिता को मुद्रा के सहारे मापा जाता है। तो लोगों ने सवाल किया कि मुद्रा के सहारे आप कैसे माप सकते हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि किसी वस्तु के लिए हम कितना कीमत देते हैं, उपयोगिता का मतलब इससे नहीं है, बल्कि कितना देना चाहते हैं, उपयोगिता का मतलब इससे है। यानी एक्चुअली हम क्या पे करते हैं, उपयोगिता का मतलब इससे नहीं है, एक्चुअली हम क्या पे करना चाहते हैं, मतलब इससे है। जैसे हम परीक्षा देने गए, परीक्षा भवन के गेट पर हमारी कलम खो गई। उस समय हम मन ही मन सोच रहे हैं कि 100 रुपए में भी कोई कलम दे देता तो मैं उस कलम को खरीद लेता। यद्यपि कि आपका कोई साथी 5 रुपए में ही आपको कलम दे देता है या मुफ्त का दे देता है, तो ऐसा नहीं है कि उस कलम की उपयोगिता 5 रुपए हुई, बल्कि उस कलम की उपयोगिता 100 रुपए हुई, क्योंकि उस कलम के लिए तीव्रता 100 रुपए की थी।
तो एक तरह से क्या हुआ, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फंक्शन है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, आपकी इच्छा कितनी तीव्र है इसका ये फलन है। तो आप इन दोनों को जो है, अब एक चीज यहां और सवाल उठता है कि उपयोगिता और संतुष्टि क्या एक ही चीज है? यद्यपि कि अर्थशास्त्र में जब आगे आप पढ़ते जाएंगे, सप्लाई डिमांड और सप्लाई चैप्टर को आगे पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन की ओर, तो निश्चित तौर पे आपको एक बात नजर आएगी कि उपयोगिता, संतुष्टि शब्द का प्रयोग उपयोगिता के लिए पर्यायवाची में ही किया गया है, प्राय यह मानकर चला गया है। लेकिन सूक्ष्म अध्ययन में यह साफ स्पष्ट होती है कि जो है उपयोगिता और संतुष्टि एक चीज नहीं है। उपयोगिता किसी वस्तु के उपभोग करने के पहले की अवस्था है और संतुष्टि उपभोग के बाद की अवस्था है। अभी आपने माप में पढ़ा, क्या कीमत देना चाहते हैं इससे मतलब है उपयोगिता का, क्या देते हैं इससे मतलब नहीं है। तो कीमत देना चाहते हैं उपभोग के पहले ही ना। लेकिन संतुष्टि, यदि सेब हम 10 रुपए में खरीदे हैं या खरीदना चाहते हैं और उसके बाद खरीद लिए, खरीदने के बाद सेब खट्टा निकल गया, तो हम कहते हैं कि संतुष्टि नहीं मिली। यानी वो उपभोग के बाद की अवस्था है संतुष्टि, और उपयोगिता उपभोग के पहले की अवस्था है। इसी तरह उपयोगिता और लाभदायकता में भी अंतर है। कोई वस्तु उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि लाभदायक भी हो सकता है। नशा करने वाले के लिए नशा उपयोगी है लेकिन लाभदायक नहीं है, क्योंकि वो उसके प्रति जो है, उस वस्तु के प्रति उसकी इच्छा की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, तभी तो वो नशीला पदार्थ खरीदता है, तो उपयोगी बन जाता है। लेकिन उसको यूज करने के बाद उसके शरीर के लिए वो हानिकारक होता है। तो यह भी उपभोग के बाद की स्थिति है, लाभदायकता और हानिकारकता भी। लेकिन यही है कि हां, उपयोगी हो सकता है लेकिन लाभदायक और हानिकारक हर वस्तु हो यह कोई जरूरी नहीं। अब ये दोनों चीज आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में, अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मेरा जो आपका पार्ट है वो मैंने प्रश्न से ही शुरू किया है, और ये प्रश्न से शुरू करते वक्त हमने ये ध्यान रखा है कि आपका एक टॉपिक भी छूटे नहीं। यानी हर टॉपिक से जो उठने वाले प्रश्न हैं उसको हमने दिया है। आपका पहला प्रश्न ये आता है दीर्घ उत्तरीय में, उपयोगिता क्या है, इसकी माप कैसे की जाती है, ये पहला प्रश्न है, और उसी के अंदर हमने टॉपिक का विश्लेषण आपको कर दिया है। अब इसके बाद 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर करें, तीसरा है उपयोगिता और लाभदायकता में अंतर करें, यह भी लघु उत्तरीय है। अब इन चीजों को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कम उम्र के बच्चे तो और अधिक खाते हैं, गोलगप्पे हैं, बसुता जाते रहते हैं तो इसके डब्बे को देख करके आकर्षित होता है, मुंह में पानी आने लगता है। तो ये क्या हुआ, इच्छा की तीव्रता। अब इसका कितना कीमत है ये ज्यादा हम नहीं सोचते हैं खाने से पहले, तो सोच लेते हैं कि खा लेंगे जो भी कीमत हो, यानी एक अंदाजा रखते हैं, 1 रुपए पीस, 2 रुपए पीस, अगर 3 रुपए भी दिया तो कोई बात नहीं, तो पहले जाके पूछ कहते हैं गोलगप्पे खिलाओ, तो इसका मतलब है कि ये उपयोगी है। अब खाने के बाद ये लाभ देगा या हानि, ये एक अलग बात है, या कितनी संतुष्टि देगा। अब जो आपका ये प्रश्न आता है वो है उपयोगिता कितने प्रकार के हैं और विभिन्न प्रकार को निकालने के लिए सूत्र बताएं। तो उपयोगिता को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं कुल उपयोगिता, दूसरे को कहते हैं सीमांत उपयोगिता, और तीसरे को कहते हैं औसत उपयोगिता। ध्यान दीजिए, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, ये चीज बहुत मार्केबल है, ये एमयू, आगे सिर्फ यही एब्रिविएशन चलेगा, आपको हम सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बोलने वाले हैं, याद रखिएगा। जहां एमयू बोले सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, ये टीयू ही चलता है पूरे अर्थशास्त्र में। उसी तरह औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी, एयू चलेगा। अब सीमांत उपयोगिता क्या है, ध्यान दीजिए। सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत, वस्तु की उपभोग के क्रम में वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपभोग के क्रम में वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यह परिभाषा यहां दिया हुआ है, किसी वस्तु की एक और इकाई उपभोग करने से, या दूसरी स्थिति यह भी कर सकते हैं, किसी वस्तु की एक और इकाई उपयोग करे या एक अतिरिक्त इकाई उपयोग करे। जैसे 5 रोटी हमने खाई, 5 रोटी के बाद हमको जो उपयोगिता मिली, अब 6ठी रोटी यदि हम खाएं तो हमारी उपयोगिता में क्या अंतर आता है, यह भी सीमांत उपयोगिता ही है। तो यह भी दिया हुआ है कि किसी वस्तु की एक इकाई उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली, या यह भी कहें कि कुल उपयोगिता जितनी इकाई अब तक उपभोग किए
उसमें से एक इकाई घटा दें तो देखें कि कुल उपयोगिता कितना घटा। जैसे 4 रोटी खाने के बाद यदि कुल उपयोगिता 20 है और 5वीं रोटी के बाद कुल उपयोगिता 22 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 5वीं रोटी सीमांत इकाई होगी और उसकी उपयोगिता 2 होगी। अगर 4 खाए 20 है, उसमें से एक हटा दिए तो 3 पर आके 17 हो जाता है। इसका मतलब है कि चौथी इकाई सीमांत इकाई है और उसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है 3 होगी। कहने का मतलब क्या है, आप उपभोग के क्रम में जितनी भी इकाइयां उपभोग करते हो, जिस इकाई पर आप इंड करते हो वो इकाई सीमांत इकाई हो जाती है। अगर आप एक रोटी खा के ही अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हो तो पहली रोटी ही फर्स्ट भी है और मार्जिनल भी है। अगर 2 रोटी खाते हो तब दूसरी रोटी होगी मार्जिनल रोटी, सीमांत इकाई। अगर 5 रोटी खाते हो तो 5वीं रोटी मार्जिनल रोटी होती है। अब इसको हम इस तरह से देखें, इसको आप निकाल कैसे सकते हैं, तो एमयू आप ज्ञात कर सकते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1। अब n क्या है, यहां जो भी उपभोग की इकाई, जो वस्तु की इकाई है उसकी संख्या को यह दिखा रहा है। अब कितने इकाई पर निकालना चाहते हो, कितने इकाई उपभोग किए, मान लेते हैं 5 इकाई, तो TU5 और TU5 माइनस 1 यानी TU4। ठीक है, तो 5 इकाई उपभोग करने के बाद आपका TU क्या हुआ, 4 इकाई उपभोग करने के बाद TU क्या हुआ, इन दोनों का अंतर ही MU निकलेगा। ठीक है, अब इसी सूत्र को हम इस तरह भी रख सकते हैं कि MU बराबर डेल्टा TU बटे डेल्टा Q। डेल्टा TU यानी TU में क्या परिवर्तन हुआ और वस्तु की इकाई में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे 5 इकाई के बाद यदि TU मेरा 28 था, 6वीं इकाई में 30 हो गया, तो TU में परिवर्तन 2 यानी डेल्टा TU बराबर 2। वस्तु में परिवर्तन, क्वांटिटीज में Q में परिवर्तन कितना हुआ, 5 से 6 बढ़े यानी 1, तो 2/1 यानी 2। ऐसे भी हम देखें ऊपर वाला सूत्र से 5 इकाई के बाद 6ठी इकाई पर कितना आपका TU था, तो 30, तो TU6 यहां होगा माइनस TU6 माइनस 1, तो TU6 कितना आपका आया 30, TU6 माइनस 1 कितना आया, तो 28 यानी 5वीं इकाई पर 28 था, 6ठी इकाई पर 30, तो 30 माइनस 28 बराबर 2। अब कुल उपयोगिता, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं, सारी सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ दे तो कुल उपयोगिता निकल जाएगी। मैंने कहा कि जितने भी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई हम उपभोग करते हैं, जहां पर हम उपभोग करना बंद करते हैं वही सीमांत इकाई होती है। तो हर उपभोग के एक क्रम के बाद वह इकाई तो सीमांत ही इकाई न होगी। पहली एक इकाई उपभोग किए तो शुरू में तो वही सीमांत, जब 2 किए तो दूसरी सीमांत, 3 किए तो तीसरी सीमांत। तो इस तरह से प्रत्येक सीमांत इकाइयों के उपयोगिता को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता निकल जाएगी। तो ये TU बराबर समेशन ऑफ MU, समेशन ऑफ MU का मतलब है सीमांत उपयोगिताओं का योग, और औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वस्तु की संख्याओं से भाग दे देंगे, TU बटे Q, यानी TU बराबर, हम ये भी कह सकते हैं कि AU बराबर TU बटे Q। तो AU के आधार पर हम TU निकाल सकते हैं कि TU बराबर AU इंटू Q। इस प्रकार AU के आधार पर TU निकाला जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, एक अगला प्रश्न आ रहा है, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता को आंकड़ों तथा रेखा चित्र से स्पष्ट करें। अब चले हम बोर्ड पर और यहां ही समझा जाए कि ये क्या है। इस बात को समझने के लिए पहले हम एक आंकड़ा लेते हैं, ये ध्यान दीजिए। मान लेते हैं यह Q है, Q को मान लेते हैं रोटी की संख्या, और ये है MU। इसके आधार पर यह बनेगा TU और इसके आधार पर यह बनेगा AU। ठीक है, अब रोटी की संख्या मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब इसको पहले आप थ्योरेटिकल समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक आंकड़ा पहले हम दे रहे हैं, पहला से 10, दूसरा से 8, तीसरा से 6, चौथा से 4, पांचवा से 2, छठा से 0, सातवां से -2। ये हो गया MU। अब TU क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। TU समेशन ऑफ MU अभी आपने निकाला था, तो TU अभी एक रोटी उपभोग किया है तो TU 10 ही रह जाएगा। 2 किए
तो पहला और दूसरा दोनों मिला के हो गया 10 + 8 18, 3 किए तो 10 8 18 6 24, 4 किए तो ये 24 में अब ये 4 जुड़ जाएगा, 4 के बाद टीयू मेरा 28, 5 किए तो ये 28 में 2 जुटेगा 30, 6 किए तो 0 जुटेगा 30, और 7 किए तो -2 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 28। अब आप देख लीजिए कि अब तक जो आप पढ़े वो सारा सूत्र इस पर फिट बैठ रहा है कि नहीं। हमने क्या कहा, mu बराबर TUN माइनस TUN -1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम 5 रोटी खाने के बाद हम mu निकालना चाहते हैं, 5वीं इकाई पर mu, यहां पर लिख दीजिए 5वीं इकाई पर mu। तो ये क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, mu बराबर TU5 माइनस TU5 -1, क्योंकि n बराबर क्या है, रोटी की संख्या, कहां पर, जहां पर आप सीमांत कुल उपयोगिता निकालना चाहते हैं। तो TU5 माइनस, अब TU5 माइनस TU4, TU5 कितना था ये ध्यान दीजिए 30, तो ये 30, और TU4 5 में से 1 घटाएंगे ना, तो TU4 था आपका 28 बराबर 2। अब ये मेरा सही है कि गलत, इसको हम दूसरे फॉर्मूला से देखें। इसको mu बराबर एक और सूत्र था डेल्टा TU बटे डेल्टा Q, तो डेल्टा TU बराबर क्या होगा, TU में परिवर्तन, तो TU में परिवर्तन कितना हुआ ये ध्यान दीजिए, 28 से बढ़ के 30 हुआ, यानी +2 का परिवर्तन, और Q 4 से बढ़ के 5 +1, यानी कितना निकल गया 2, सही है। अब हम इसी को जो है, अगर हमको mu पता है तो हम TU के लिए सूत्र हमने क्या बनाया था, समेशन ऑफ mu, ये भी है। तो समेशन ऑफ mu अगर हम यहां तक करते हैं तो आप जोड़ के देख लीजिए, 10 8 18 6 24 4 28 और 2 30, यानी TU भी इस आधार पर, ये सीमांत उपयोगिता के आधार पर 30 आएगा। अब अगर हम AU के आधार पर TU ज्ञात करना है तो AU × Q हम कर देते हैं, ये भी TU का आपने सूत्र रखा था, तो AU × Q, तो आप देखिए कि AU पहले हम तय करें कि AU कैसे आएगा। तो AU के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TU में Q से भागा देना पड़ेगा। तो पहली इकाई पर आपका AU कितना होगा, 10/1 बराबर 10, दूसरी इकाई पर 18/2 बराबर 9, 24/3 8, 28/4 7, 30/5 6, 30/6 5, 28/7 4। तो अब यहां पर ये रख दीजिए AU × Q, तो AU कितना है, 5वीं पर आपको जानना है, तो 5वीं पर AU हमारा कितना आया था 6, और Q कितना है, तो ये 5 क्वांटिटीज 5 यानी 30, बिल्कुल सही है। सारे सूत्र का नाक मुंह सब एक में मिल जा रहा है, सब एक दूसरे से प्रमाणित हो जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए जो है यहां पर एक घटना घटित होने वाली है, जिसके आधार पर हम सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता के संबंधों को जानते हैं। उसको देखने से पहले इन आंकड़ों में से आप एक सवाल कर सकते थे। वो सवाल ये था कि आपने सर जी जो क्वांटिटी यानी रोटी की संख्या यहां पर हमने रखा था, अब फिर से हम पूरा रोटी की संख्या नहीं लिख रहे हैं, mu TU और AU जो इसके आधार पर रखा, क्या था 1 2 3 4 5 6 और 7, mu था 10 8 6, उसके बाद था 4 2 0 -2, TU इस आधार पर था 10 18 24 28, उसके बाद 30 और 30 और 28। AU कितना इसके आधार पर आएगा 10/1 9, 18/2 10/1, यहां पर 10 18/2 9, 24/3 8, 28/4 7 6 5 और 4। अब यहां पर आप हमसे सवाल कर सकते थे कि सर जी ये ऐसे क्यों होता है, नीचे की ओर क्यों आता है, ये तो आपने बताया नहीं। तो सारे किताब जितने भी आपके टेक्स्ट बुक जो इकोनॉमिक्स में है वो कहीं भी स्टार्ट में इसको नहीं बताता है, जबकि ये डेटा को दे देता है, इस तरह से घटते हुए डेटा को दे देता है। मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार की त्रुटि है। सबसे पहले उसको यही बताना चाहिए कि ये नीचे की ओर डाउनवर्ड्स क्यों होता है, और जो ये नीचे की ओर डाउनवर्ड्स होता है ना, ये उपभोग के क्षेत्र में 2 नियम है, जिसमें पहला नियम को हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी।
या थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरे नियम को हम कहते हैं प्रतिस्थापन नियम, लेकिन यहां पर इसका प्रतिस्थापन नियम से संबंध नहीं है, यहां संबंध है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है जो यह कहता है कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का जब हम उत्तरोत्तर उपभोग करते जाएंगे, मेरी भाषा पर ध्यान दीजिए, किसी एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उत्तरोत्तर जो है उपभोग करते जाएंगे। जैसे एक ही वस्तु है रोटी, भूख लगी है तो रोटी की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, ये नहीं कि कभी रोटी खा रहे हैं कभी चावल खा रहे हैं, 1 2 3 4 5 श्रृंखला में हम खा रहे हैं। तो उत्तरोत्तर इकाइयों को उपभोग करने में उन रोटियों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है, यानी प्रत्येक अगली इकाई जो हम उपभोग करेंगे पिछली की तुलना में कम उपयोगिता देगी, तो जो अगली करेंगे वही ना सीमांत बनेगा, तो यानी सीमांत उपयोगिता क्रमशः गिरती चली जाती है। इसको आप एक उदाहरण से समझो। आप मान लिए कि कहीं भागलपुर साइड में परीक्षा देने गए हो, कोई कंपटीशन के, आपकी सीटिंग है 2 बजे से 4:30 बजे तक, जाड़े का समय है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, आपकी सीटिंग टूटी 4:30 बजे, 5 बजे आप वहां से निकले, कुछ रोड एक्सीडेंट वगैरह हुआ जिसके कारण गाड़ियां वहां नहीं चल रही है, वहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर है, अब आपको पैदल जाना है, पैदल आप चलते जा रहे हो, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। जब भूख लगी हुई है तो आप मन ही मन सोच रहे हो कि कोई होटल मिलता तो हम वहां पर खा लेते। अब रात होते चली जा रही है, 7 बज रहा है, जाड़े का समय है, मैंने कहा जाड़े के समय में 7 में थोड़ा सा रात का जो है एक पहर चला जाता है, तो आप दूर से एक ढिबरी की रोशनी, ढिबरी समझते हो ना, बहुत मतलब अभी कुछ काल पहले तक ज्यादा यूज में था, तो ढिबरी की रोशनी एक झोपड़े से दिखाई देती है, वहां पर आप सोचते हो कि शायद होटल होगा, तो उस वहां पर जाते हो तो वस्तुतः एक छोटा सा होटल नजर आता है जहां रोटी बना के रखे हुए हैं। आप जाके कहते हो रोटी है जी, तो हाँ तो खिलाओ, मतलब आपने दाम तो नहीं पूछा। कहने का मतलब क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि पहले भूख तो मीठे, जो भी कीमत देना होगा मैं दूंगा। तो उस पहली रोटी के लिए आप कितना लालायित थे। अब मान लेते हैं कि उस आधार पर यदि रोटी की जनरल कीमत मार्केट में 2 रुपए है, तो आप मन ही मन सोच रहे हो कि 10 रुपए भी देगा तो हम ले लेंगे, तो पहली रोटी के लिए आप 10 रुपया देने को तैयार हो गए, तो उसकी यूटिलिटी कितनी हुई 10। चूंकि अभी फर्स्ट रोटी है तो यही मार्जिनल भी है, यही फर्स्ट भी है, यानी एमयू उससे मिलेगी 10। अब पहली रोटी खा लिए, भूख कुछ मीठा, तो दूसरी के लिए उतने लालायित नहीं है, 10 के बजाय 8 देना चाहते हैं तो 8 हो गई। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उत्तरोत्तर क्रम में आपकी भूख मिटती जाती है और उत्तरोत्तर क्रम में आप कम पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। अब यहां देखिए, आप ओरिजिनल रोटी के दाम पर आ गए 5वीं रोटी पर, 6ठी में क्या हो रहा है कि अब होटल वाले के पास 3 रोटी बच गई है, होटल वाले के पास 3 रोटी बच गई है और होटल बंद करके वो भी अपने गांव में जाना चाह रहा है, घर पर जाना चाह रहा है। वो कह क्या रहा है कि चलिए इतनी रोटियों का तो आपने पेमेंट किया 5 का, 6ठी हम आपको मुफ्त देते हैं। तो जो है अगर ये बच जाएगा तो रात भर चूहा तंग करेगा, तो 6ठी रोटी के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, देखिए यह 0, और 6ठी रोटी आपको मुफ्त मिलता है। अब फिर भी उसके पास 2 बच जाता है, होटल का मालिक भी खाए हुए है, 2 बचने के बाद अभी भी उसको लग रहा है कि रोटियां रह जाएंगी तो चूहे काफी उत्पात मचाएंगे, अतः कहता है कि आगे एक काम कीजिए ना, 1 रोटी आप खा लीजिए, 1 रोटी हम खा लेंगे। तब आप कहते हैं कि नहीं बाबा ये मंगनियों का महंगा है, अब हमारा पेट भरा हुआ है, आप खाने के लिए नहीं तैयार होते हैं। अब वो क्या कहता है कि इसके बदले एक काम कीजिए ना, रोटी खा लीजिए और चाय बना देते हैं, हम आप दोनों चाय पी के यहां से चल देंगे। अब तक क्या हो रहा था, अब तक आप रोटी की कीमत देने के लिए तैयार थे, अब उस रोटी को समाप्त करने के लिए वही आपको मुफ्त चाय दे रहा है। अगर चाय की कीमत 2 रुपए है तो ये निगेटिव यूटिलिटी -2 चला गया, यानी ये ऋणात्मक है। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्लियर होता है। अब देखिए यही ह्रास नियम लागू होने के कारण ये नीचे की ओर तो घटती चली जा रही है और ये नीचे की ओर घटती चली जा रही है, तो इस कारण जो है उसके आधार पर इस तरह से TU का निर्माण होता है। अब यहां पर एक घटना और घट रही है, ध्यान दीजिए, इस रिलेशनशिप में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। जब तक एमयू धनात्मक है, ध्यान से देखिएगा, जब तक एमयू धनात्मक है TU बढ़ती जाती है। देखिए यहां 5 तक धनात्मक है,
टी यू बढ़ती चली जा रही है। जब एम यू शून्य है तो टी यू सर्वाधिक है, और जहां से एम यू ऋणात्मक होती है टी यू भी घटने लगती है। ठीक है, हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। फिर से इसको सुन लीजिए, रिलेशनशिप आता है एग्जाम में निश्चित तौर पे, एक साल बीच करके निश्चित पूछ देता है। जब तक एम यू धनात्मक है टी यू बढ़ते जा रहा है, 10 से 18, 18 से 24, 28, 30 बढ़ते चला जा रहा है। जहां पर एम यू शून्य है टी यू सर्वाधिक है, जहां पर एम यू ऋणात्मक है टी यू वहां घटने लगती है। ओके, अब ग्राफ बनाने में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पर एम यू शून्य है और टी यू सर्वाधिक है वहां पर ए यू मिड में हो रहा है। कब? जब एक क्रम से एम यू घट रहा है। क्रम से कहां घट रहा है ये ध्यान दीजिएगा, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, -2। हर बार 2 की कमी हो रही है। एम यू में 2 की कमी हो रही है तो ए यू में 1 की कमी हो रही है। ये भी एक अजब रिलेशनशिप है। यानी एम यू की गिरने की दर तेज होती है और ए यू की गिरने की दर उसकी आधी होती है, अगर एक क्रम में एम यू गिर रहा है तब। अब इस आधार पर आपका ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान होता है तरीके से, तो आप बिंदु से मिला सकते हो। आप ये देखो, इसको हम OXY लिए, इधर हम मान लेते हैं MU को रख दिया, और इधर हमने रख दिया Q को। Q में समझ रहे हैं रोटी की इकाइयां, हम यहां तक ले लिए 10 और यहां पर हम रोटी की इकाई ले लिए 6। अब देखो चूंकि यहां बराबर रेट जा रहा है, हर बार 2 की कमी हो रही है, यही चलते हैं बिंदु से न मिला करके सीधे 10 से 6 मिला देते हैं। छठी रोटी पे ही 0 है ना सीमांत उपयोगिता, तो ये देखो इस बिंदु पर क्या बतला रहा है, छठी रोटी पर सीमांत उपयोगिता 0, और जो है पहली रोटी पर, इसको थोड़ा सा ये किया जाए, या अपवर्जी में ये हो रहा है, पहली इसको 6 भाग में बांट दीजिए, बीच में 3 काट दीजिए, और 1 2 1 2 3 4 5 6। चलिए अब पहली रोटी से 10, तो आपने 10 को रखा था यहां पर, तो 10 के सामने एक बिंदु दे दीजिए और इस बिंदु से सीधे 6 को मिला दीजिए। ये आपका ग्राफ आ गया। क्योंकि आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, पहले ही क्लास में मैंने बताया कि एक रेखा पर दर हमेशा समान होती है, तो जब 2 करके ही घट रही है तो हमको कोई यहां पर विचलन की जरूरत नहीं है, एक ही रेखा से हम दिखा सकते हैं। अगर आप मिलाइएगा तो रिजल्ट भी वही आएगा। आप देख लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सबसे पहले बीच में बांटिए, तो ये 5 इसका यहां पर आएगा, 5 और उससे थोड़ा या 1 2 करके 10 बना दीजिए, 6 7 8 9 और ये 10। अब मान लेते हैं कि ये देखिए पहली रोटी से 10, अगर दूसरी हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 8 पे आता है। तीसरी हम लेते हैं तो ये 6 पर आपका जा रहा है। चौथी, चूंकि आप ग्राफ पर बनाइएगा तो वहां तो एकदम बिल्कुल पैमाना सही रहेगा ना, यहां पर तो ये जो है खुले हाथ से बनाने में थोड़ा बहुत पैमाना 1 आध सेंटीमीटर इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन वहां पर एक्यूरेट ये बैठते चला जाएगा। अब ध्यान देना है कि इसको 6 पर रोकना नहीं है, इसको क्रॉस कर देना है, और क्रॉस ही नहीं कर, पहले सबसे पहले अक्ष को भी -y में ले आइए। अब 1 यहां तक लिए हैं और 2 यहां है, तो ये भी ध्यान दीजिए कि इसके अनुसार अगर यहां पर 2 आ रहा है तो नीचे ये हो जाएगा आपका -2, यानी ये दिखाएगा 7वीं रोटी, -2 की उपयोगिता। इस तरह से ये आएगा। तो ये चले, अब हम एक ही साथ दिखा रहे हैं तीनों का, ये ध्यान दीजिएगा, MU AU एंड TU। सबसे पहले ये तय कर लीजिए, पहले एक ग्राफ लेते हैं बड़ा सा, y एक्सिस इधर -y। अब इसको हम इस रूप में रख लेते हैं, काट लेते हैं, 1
2 बराबर बराबर दूरी पर काटते जाइए, 3 4 5 6 7 8 तक कर दीजिए। हमारी इकाई 7 तक ही है लेकिन हम 8 तक ले लेते हैं। फिर इसी तरह इधर काट दीजिए, 2 4 6 8 और ये 10। चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं 10 यहां तक आया, तो एक्चुअली ये जो दूरी है इसका एक और डबल लीजिए, तो यहां आ जाएगा इसका 20 और इसका फिर ट्रिपल लीजिए 30। इस तरह से इन सबको आप बांट देंगे। हम यहां पर जल्दी के ख्याल से बांट नहीं रहे हैं, यानी 10 12 14 16 18 इस तरह से जाएगा। अब आप देखिए इधर आपने क्या रखा था, यहां आप क्या रखेंगे, इस तरफ MU AU एंड TU, y एक्सिस पर x एक्सिस पर Q। अब आप ये ध्यान दीजिए कि पहली रोटी से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, इसको आप देखें तो पहली से 10 था, ठीक है। फिर उसी तरह हम इस ग्राफ को यहां तक मिला देंगे, यानी छठी रोटी पर 0 और 7वीं पर -2, तो यहां हमने 2 लिया है तो इधर आ जाएगा हमारा -2। इतनी ही दूरी पर नीचे हम -2 ये रखेंगे जितनी दूरी पर, तो ये इसको हम 7 तक बढ़ाते हैं और देखते हैं, ये देखिए मिल जाता है 7 पर आकर के इसके सामने, यानी 7 जो है ये -2 का इंडिकेशन इधर से ये आ रहा है। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया MU। अब AU बनाने का क्या तरीका है, आप ध्यान दीजिए यहां पर कि AU और MU दोनों एक ही जगह से शुरू होता है, तो ये भी यहीं से शुरू होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जहां MU 0 होता है वहां AU बीचे बीच होता है। बीचे बीच का मतलब क्या, हाईएस्ट पॉइंट कितना है 10, गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, धनात्मक में तो 0 तक गिरेगा, तो 10 और 0 के बीच में आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि छठवीं इकाई पर जब MU 0 है तो ये है 5 पर, तो 5 कहां आएगा, इस पॉइंट पर। तो हम 6 और 5 के सामने एक बिंदु ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं और आगे की भाग को डॉट डॉट कर देते हैं। ये हमारा हो गया AU। ये दोनों आपका निकल गया, ठीक है, MU और AU। ये डॉट डॉट इस कारण की है कि जब ही MU 0 होती है और 0 के बाद ऋणात्मक होती है तब एक आध स्टेप आदमी उपभोग कर सकता है। बहुत आगे चूंकि 0 होने पर ये जो है यहां पर 5 आ जाता है, तो ये 3 2 पर जाएगी तो MU बहुत माइनस में जाएगा और वो व्यवहारिक संभव नहीं है। अब हम देखें कि TU का निर्माण कैसे करेंगे। तो TU का निर्माण पहले हम जो है बिंदु से ही कर लेते हैं, उसके बाद मुक्त हस्त से कर लेंगे। अब ये ध्यान दें कि TU का निर्माण हम कैसे करें, तो TU भी शुरू होता है 10 से, ये देखिए TU भी 10, तो पहला पॉइंट पहली पर तो 10 आएगा, दूसरा पर 18, तो 2 और 20 के सामने यहां 18 पर एक बिंदु दे दीजिए, ठीक है, लगभग यही आएगा, ग्राफ पर साफ पता चल जाएगा। ये बोर्ड है। फिर 24 पर, तो 20 से ये यहां तक बढ़ते हैं, यहां 25 हो जाएगा, तो यहां तक ले लेते हैं 24, तीसरी पर 24 3 और ये ले लेते हैं, ठीक है। फिर 28, तो 30 से थोड़ा नीचे 34 पर, यहां पर 28 ले लेते हैं, और उसके बाद है 5वीं पर 30, तो 5 के सामने आ जाते हैं 30, यहां ले लेते हैं, और फिर छठी पर भी 30 और 7वीं पर -2। इसको आप लीनियर मिला दीजिए। लीनियर की मतलब समझ रहे हैं, रैखिक, न कि वक्राकार, रैखिक हम इसको मिलाते चले गए। ये आपका आगे फिर डॉट डॉट दिखा दीजिए, ये आपका हो गया टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी यहां पर आप देखिए 5वीं इकाई और छठी इकाई दोनों पर इक्वल है, एक पर धनात्मक होता है दूसरे पर 0 होता है, टोटल यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो हो सकता है ऐसे बनाने में बिंदु पकड़ने में समय लगे। जब MU और AU बना लिए तो आप ये देखिए कि टेंडेंसी क्या है। तो यहां पर जब हम TU को देखते हैं तो सबसे पहले इनका टेंजेंट को ध्यान दीजिए, TU का, यानी परिवर्तन की दर क्या है। तो परिवर्तन की दर जो है वो घटते हुए, बढ़ तो रहा है TU लेकिन घटते दर से। पहली बार में 10 बढ़ता है, दूसरा बार में 8 बढ़ता है, तीसरा बार में 6 बढ़ता है, घटते दर से बढ़ता है। तो घटते दर से बढ़ता है तो खुले हैंड से आप ये ग्राफ भी बना सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों पॉइंट ले लीजिए ऊपर वाला, और इसको खुले हैंड से आप इसको ऐसे भी ला सकते हैं, ये इस तरह के यहां से जोड़ते हुए, ऐसे भी आप बना सकते हैं। यानी हम ये कह दें
ये मान लेते हैं यहां तक 10 है, यहां से हमने उठाया तो इसको ऐसे और ऐसे, ये भी आप ले आ सकते हैं TU, इस तरह से भी बना सकते हैं। चले अब हम आगे चलते हैं, इसको हम बहुत हद तक समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं, ये देखिए दो ग्राफ, अब वो रिलेशनशिप भी हो गया। अब देखिए, हाँ अब यहां ध्यान देना है कि अब उपभोक्ता संतुलन में कैसे आता है। अब मैंने आपको कहा था कि उपभोग के क्षेत्र में दो नियम है। पहला नियम आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अब दूसरी नियम की यहां आवश्यकता पड़ गई। ये दूसरी नियम पहले नियम के आधारशिला पर ही है। इस दूसरी नियम को हम कई नामों से जानते हैं। पहले नियम को भी हम कई नामों से जानते थे, दूसरे नियम को भी कई नामों से जानते हैं। पहला नियम जो था उस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था, उसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि गॉसेन नाम का एक ऑस्ट्रेलियन ने सबसे पहले उसकी चर्चा की थी। इसके अलावा उसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं और उपयोगिता का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं, क्योंकि वो हर जगह घटती है। उसकी कुछ मान्यताएं हैं जो मैंने नोट्स में डाल दिया है, आप उसको पढ़ लेंगे, उसमें समय इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। प्रतिस्थापन नियम जो है वो समसीमा या जो है सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही तैयार की गई है, इसको हम समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। ये कहता है, प्रतिस्थापन नियम यह बतलाता है कि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता अपने सीमित साधन को सीमित आवश्यकताओं के बीच में इस प्रकार बंटवारा करना चाहता है कि ताकि उससे अधिकतम संतुष्टि मिले। जाहिर है, यानी अधिकतम संतुष्टि का मतलब क्या है कि अपने व्यय को वह पुनर्वितरण नहीं करना चाहे। अगर आप सबसे द बेस्ट में हो तभी तो आप चाहोगे कि हम जो हमारा जो खर्च का ब्यौरा है, प्रतिदिन का रूटीन ब्यौरा है, उसमें परिवर्तन न हो। अगर आप अधिकतम संतुष्टि में नहीं हो तो तुरंत परिवर्तन कर दोगे। अब ये चीजें कैसे होगी, इस चीज को ध्यान देना है। ये चीजें तब होगी जब प्रत्येक वस्तु जो हम दैनिक उपभोग में लाते हैं, उस वस्तु पर जितने रुपए खर्च करते हैं उस रुपये का अंतिम इकाई सीमांत उपयोगिता जो देता है वो सारे वस्तुओं पर बराबर हो। जैसे मान लेते हैं कि ए वस्तु पर हम 10 रुपया खर्च करते हैं, बी वस्तु पर 9 रुपया खर्च करते हैं, सी वस्तु पर 8 रुपया खर्च करते हैं, तो ए का 10वां रुपया, बी का 9वां रुपया और सी का 8वां रुपया तीनों बराबर सीमांत उपयोगिता दे, यानी तीनों बराबर उपयोग दे, क्योंकि ये सीमांत इकाई तो है ही, तो तीनों बराबर दे तभी ये स्थिति सही होगी। नहीं तो अगर एक की सीमांत उपयोगिता ज्यादा रहेगी और दूसरे की कम, तो कम सीमांत उपयोगिता वाला से हम पैसा खींच करके अच्छे से ऊंचे सीमांत उपयोगिता वाला की ओर ले जाएंगे। तो इसको तो संतुलन नहीं ना कहा जा सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि हम अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, हम स्थिर कहां हुए हैं, हम तो हमेशा चेंजेबल हैं। संतुलन का मतलब तो है कि हाँ स्थिर हो जाना, यानी संतुष्ट हो जाना। तो इसको हम इस कारण समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें अधिकतम संतुष्टि के लिए दो तरह का मॉडल दिया गया है, बहुत ही मैं संक्षिप्त में निकाल रहा हूं, नोट्स में विस्तृत रूप से दिया हुआ है। अधिकतम संतुष्टि के लिए दो तरह के कार्य जो है इसमें दिया गया, दो मेथड दिया गया है। एक को हम कहते हैं एक वस्तु मॉडल और दूसरे को कहते हैं दो वस्तु मॉडल। एक वस्तु मॉडल में क्या है कि यदि हम अपने पूरे आय को एक ही वस्तु पर व्यय करते हैं तो उससे हम अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करेंगे, कहां पर हम रुकेंगे। यानी हम ये कहें कि खरीदने का क्रम जारी रखें अपने उपभोग के लिए, तो आखिर रुकते हैं कहां पर। ध्यान देने वाली बात है, हम वहां पर रुकेंगे जहां उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस पर खर्च की जाने वाली राशि दोनों बराबर हो जाए। यानी उस वस्तु से हमें क्या सीमांत उपयोगिता मिल रही है और उस वस्तु के लिए क्या पेमेंट कर रहे हैं। क्यों, यहां है क्या, इच्छा और वास्तविकता का मिलन है। जब तक हमारी इच्छा वास्तविकता से ऊपर है, वास्तविकता क्या है, वस्तु की कीमत, जब तक हमारी इच्छा वास्तविकता से ऊपर है तब तक हम खरीदे जाएंगे। लेकिन जब हमारी इच्छा वास्तविकता के बराबर हो जाएगी उसके आगे हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसके आगे अब इच्छा कमने वाली है, वास्तविकता ऊपर जाने वाली है। यानी हम देना चाहते हैं 10 रुपया लेकिन मार्केट में कीमत है 15 रुपया, तो हम कैसे खरीद पाएंगे, वहां पर हम संतुलन में नहीं है। लेकिन यदि मार्केट में कीमत 15 है और हम देना चाहते हैं 20, तो 20 वाला इकाई तो खरीदवे करेंगे, अगला इकाई भी खरीदने के लिए सोचेंगे। और जब ही अगला इकाई खरीदेंगे तो अभी आपने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई बढ़ते जाती है उसकी उपयोगिता घटती जाती है प्रति इकाई। तो जब वो 20 हम देने के लिए तैयार थे उस इकाई के लिए, तो जो ही अगली खरीदेंगे उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी और हो जाएगी 15। तो अब क्या होगा, सीमांत उपयोगिता इज इक्वल टू जो प्राइस हम पे कर रहे हैं वो दोनों।
अब इसके आगे भी अगर आप खरीदिएगा तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता और गिरेगा, यानी 15 से घट के 10, लेकिन प्राइस तो वही के वही रहेगा ना मार्केट में। तो आपको एक तरह से क्या हो रहा है, लॉस वहां पर होगा। यानी जहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल होता है, उपभोक्ता का एक वस्तु पर संतुलन वही होता है। उसके पहले कंज्यूमर सरप्लस प्रति इकाई मिलती है और उसके बाद जो है कंज्यूमर लॉस मिलती है। यानी न उसके पहले संतुलन में है न उसके बाद संतुलन में है। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि हम एक्स वस्तु खरीदते हैं, वस्तु का नाम है एक्स वस्तु खरीदते हैं, इसकी हम कुछ इकाइयां लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर एमयू ऑफ एक्स का मतलब यहां क्या समझ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो हम पहली इकाई जाहिर है कि सबसे ज्यादा उपयोगिता देगी 40, दूसरी 35, तीसरी 30, घटती जाएगी नीचे की ओर, चौथी 25, 20 और 15, इस तरह से देती है। अब पीएक्स है, ये ध्यान दीजिए, पीएक्स मींस प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो सबके लिए एक ही है। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में यह मानकर चला गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को कांस्टेंट कर दो, ये इसकी सीमांत उपयोगिता न बढ़ेगी ना घटेगी, यह मान्यता लेकर चलना है। क्योंकि अगर इसको भी चला मान कर दोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर असर सिर्फ इससे पड़ रहा है, मतलब हमारी इच्छा की तृप्ति से पड़ रहा है कि मुद्रा से पड़ रहा है, इस कारण इसको कांस्टेंट माना गया। अब हमने क्या कहा कि जो वस्तु की कीमत है वह वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, वस्तु के लिए जो हम मुद्रा चुकाते हैं उसकी भी सीमांत उपयोगिता होती है, तय बात है, उसकी भी उपयोगिता होगी, सीमांत उपयोगिता होगी। चूंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की स्थिर माना गया है, अतः प्रत्येक वस्तु की पर जो खर्च की जाने वाली मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता तो हर जगह स्थिर रहेगी, यानी एमयूएक्स हर जगह स्थिर रहेगी। अब हम मान लेते हैं कि 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता बराबर 1 यूटिल, हिंदी में ये लिख देते हैं 1 यूटिल, यूटिल को इकाई को मान लेते हैं कि यूटिल में ये मापा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, और ये भी यूटिल में एमयूएक्स 40, 35 यूटिल, 30 यूटिल, 25 यूटिल, 20 यूटिल। अब उपभोक्ता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां आएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा, यानी चौथी इकाई पर आएगा जब 25 यूटिल एमयूएक्स भी है और 25 यूटिल जो इस पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी भी उपयोगिता है, यानी मुद्रा की भी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 25 और जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी भी सीमांत उपयोगिता 25। अब इसको अगर हम ग्राफ पर दिखाएं तो ये इस तरह से आएगा। ये आप प्राइस लाइन बना लीजिए, जो कितना है यहां पर हम लिख सकते हैं, ये पीएक्स है, पीएक्स कितना था आपका 25, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि यहां तक 25 आया तो ये 40 होगा। अब ये है चौथी, तो 4 यहां ले आइए, ये इस जगह चौथी दे दीजिए, और पहली इकाई ये ले लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो पहली इकाई पर कितना था 40, यहां से मिलाइए, और चौथी इकाई पर कितना है 25, तो यहां ला दीजिए, इसको मिला दीजिए। इसके आगे देखिए, बढ़ा देते हैं 5वीं और 6ठी इकाई के लिए। अब यहां पर ये नंबर आप दे दीजिएगा, वो एक्यूरेट मिल जाएगा, 35, 30 जो कुछ भी आपका है वो एक्यूरेट मिल जाएगा। अब आप देखिए, इससे पहले ये तीसरी है, दूसरी है, अब हम यहां तीसरी लेते हैं और ये 6ठी लेते हैं। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, ये Q, यहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, उपभोक्ता संतुलन की ये स्थिति है। अब हम यहां पर लेते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इसके पहले देखने में तो लग रहा है कि ये इससे ज्यादा अकेले उपयोगिता दे रही है, लेकिन यहां पर अगर तीसरी इकाई पर उपभोक्ता रुक जाता है तो ध्यान दीजिए 3 इकाइयों पर कुल उपयोगिता कितनी होगी, तो 40, 30, 70 और 35 105, यानी 3 इकाइयों पर कितना आ रहा है 105। अगर यहां पर रुक जाता है तो कुल उपयोगिता कितनी मिलेगी 105। 5वीं पर जाता है तो ध्यान दीजिए, 5वीं पर जाता है तो एमयू जुटेगा इसमें, और 5 पर ये जुट जाएगा आपको 45, तो 105 और 45 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट सही है, 35, 30, 65, 65, 40, 105, ठीक है। इसमें 25 और 20 और जुड़ जाएगा, तो आपका 105 और 45 हो गया 150। चलिए, और चौथी इकाई पर कुल उपयोगिता कितनी मिलेगी,
तो चौथी इकाई पर सिर्फ 25 जुटेगा 105 में, तो आ जाएगा 130। यानी फोर्थ इकाई पर 130, फिफ्थ इकाई पर 105। अब तो आपको देखने में लग रहा है कि सबसे ज्यादा यहां है, नहीं, ये गलत है। यहां सबसे ज्यादा नहीं है अधिकतम संतुष्टि। क्यों? क्योंकि यहां पर 25, पांचवी इकाई पर 20 मिलता है और 25 त्याग देते हैं। यानी ये क्या करता है, यहां तक 25 जुड़ता है तो आता है, ध्यान दीजिए, यहां तक 25 जुड़ता है तो 130 होता है। इसके बाद 20 जुड़ता है तब ये 150 होता है, लेकिन माइनस कितना होता है, तो ये 25। आप इस 20 के लिए ये 25 त्यागे ना, तो एक्चुअली ये होता क्या है, 130 माइनस 5, ये 150 नहीं है, बल्कि इसमें से आप 25 घटाएंगे तो ये 125 निकलेगा, या 130 में से 5, इसी में से नहीं, ये 5 जाएगा तो ये 125। कहने का मतलब क्या है कि कुल उपयोगिता न तीसरी इकाई पर सर्वाधिक है, न पांचवी इकाई पर सर्वाधिक है, कुल उपयोगिता अधिक है तो चौथी इकाई पर, यहीं पर उपभोक्ता संतुलन में रहेगा। ये ध्यान दीजिए, ये जो हुआ इसके पहले प्रति इकाई कंज्यूमर का बचत, और ये जो है वो कंज्यूमर्स का लॉस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यह रिजल्ट क्या निकला, एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां पर रिजल्ट निकल रहा है कि इक्विलिब्रियम के लिए एक शर्त निकल गया, MUX बराबर PX। यानी एक वस्तु मॉडल में कंज्यूमर वहीं पर संतुलन में रहेगा जहां X से मिलती हुई मार्जिनल यूटिलिटी X की कीमत के बराबर हो, X की से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और X की कीमत दोनों आपस में बराबर हो, या MUX बटे PX बराबर 1। ये दोनों का भिन्न जो है वो एक आए ना। अब पुनः हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझा दिया गया है। दो वस्तु मॉडल क्या है, इसको ध्यान दीजिए। एक वस्तु मॉडल आप समझ गए, दो वस्तु मॉडल में ध्यान देना है। दो वस्तु मॉडल में दो शर्त है, इसको ध्यान से समझिएगा, डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, हम बिल्कुल शॉर्ट में इसको हम निकालते जा रहे हैं चूंकि आपका ये क्रैश कोर्स है। दो वस्तु मॉडल में शर्त है MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY, और अगर और है तो n नंबर पर ये जाएगा। MUX बटे PX MUY बटे PY। वहां पर आपका क्या था, MUX बटे PX, यानी MUX बटे PX बराबर 1 X वस्तु के लिए। अब हम ले लेते हैं X के लिए, अगर MUX बटे PX बराबर 1 तो Y के लिए भी तो यही होगा, MUX MUY बटे PY बराबर 1। अब 1 का वैल्यू MUX बटे PX भी और 1 का वैल्यू MUY बटे PY भी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY। यहां पर इससे भी ये निकल के आ रहा है। दूसरा जो यह शर्त है वो इसमें यह है कि कुल आय बराबर कुल व्यय। कुल आय, टोटल इनकम बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम बराबर टोटल एक्सपेंडिचर। क्यों, इस शर्त को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं तो सीमित साधन में, सीमित साधन का मतलब क्या है, निश्चित आय में। यानी हम एक मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय इतनी है, तो जब हम उतनी में बात कर रहे हैं तो उतनी आय खर्च होना चाहिए ना, तब हम अध्ययन करेंगे कि इस खर्च से उपभोक्ता कितनी संतुष्टि प्राप्त की। अगर उसमें से कुछ बच जाता है, जितनी आय हम तय किए हैं, तो फिर अधिकतम संतुष्टि कैसे हुई, जब तक उसे वस्तु नहीं लिया गया। तो कुल आय को भी खर्च हो जाना चाहिए और ये दोनों शर्त का भी पालन करना चाहिए। अब इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा इसका सहारा लेते हैं, ये दोनों शर्त को देखने के लिए। अब मान लेते हैं कि यह क्वांटिटीज है, ये MUX है और ये जो है यहां पर MUY है। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रख लीजिए, अब मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ X, समझ रहे हैं ना, X की कीमत, आपको नोट्स में डिटेल में ये सब शब्द मिल जाएंगे। MUX बराबर 4 रुपए प्रति इकाई, ठीक है, और PY बराबर 2 रुपए प्रति इकाई, ठीक है। और उपभोक्ता की आय कितना है, 30 रुपए, ठीक है। अब इसके आधार पर हम ये लेते हैं 1 MUX हमने यहां रखा है 80, 2 72, 3 64, 4 56, घटते जाएगा नीचे की ओर, 8 के अंतर पे घट रहा है यहां पर, ये ध्यान दीजिए। 5 48, 6
40, 7, 32, 8, 24 और 9, 16। चलिए ठीक है। एम यू वाई कितना है, ध्यान दीजिए 40, ये दो के अंतर पर घट रहा है। 38 के बाद 36 होगा, 34 होगा, 32 होगा, 30 होगा, 28 होगा, और इस तरह से ये एक क्रम में घट रहा है 26 और 24। अब सिंपल सी बात है कि उपभोक्ता संतुलन में कहां पर आएगा, यानी जहां पर प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं पर आपस में इक्वल हो जाए, यही ना। एम यू एक्स बटे पी एक्स और एम यू वाई बटे पी वाई, सूत्र आपका क्या था, पहला शब्द क्या था, एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई, यानी प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता दोनों पर बराबर होना चाहिए। जो राशि हम खर्च कर रहे हैं एक्स पर, वही राशि, जो राशि खर्च कर रहे हैं एक्स पर, उस राशि का अंतिम रुपया कितना सीमांत उस वस्तु पर देता है सीमांत उपयोगिता। और जो बाई पर खर्च कर रहे हैं, तो बाई पर जो राशि खर्च कर रहे हैं उस राशि की अंतिम इकाई, उस राशि का अंतिम मुद्रा यानी अंतिम रुपया कितनी सीमांत उपयोगिता दे रहा है, बाई पर। तो हम ये देखते हैं कहां पर आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये कंडीशन ये चौथी इकाई पर आ रहा है और यहां सातवीं पर। कैसे आ रहा है ये देखिए, एक्स की चौथी इकाई पर एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, सोचिए। चौथी इकाई पर कितना है 56 और बटा पी एक्स कितना है, यहां दिया हुआ है 4, कितना आ जा रहा है 14। अच्छा, फिर हमने लिया बाई के लिए सातवीं इकाई। देखिए एम यू बाई में हम 28 के पास चिन्ह लगाए हैं, तो बाई की सातवीं इकाई कितना हो जाएगा, एम यू वाई बटे पी वाई बराबर कितना आएगा 28 बटे जो है कीमत कितनी है पी वाई 2 रुपया है, कितना आ गया 14। देखिए दोनों इक्वल हो गया यहां पर, यानी एम यू एक्स बटे पी एक्स और एम यू वाई बटे पी वाई दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू वाई बटे पी वाई, दोनों आपस में इक्वल हो गया। समीकरण जो है पहला शर्त मेरा पूरा हो जाता है। अब सेकंड शर्त को देखें कि टोटल एक्सपेंडिचर, सेकंड शर्त जो आपका क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल इनकम, यानी कुल आय बराबर कुल व्यय। अब हम देखते हैं कुल आय कुल व्यय सही है, यहां हो रहा है बराबर। तो एक्स की कितनी इकाई खरीदे थे 4, तो 4 इकाई एक्स की खरीदने पर कितना बिल जाएगा 16 रुपया, और बाई की कितनी इकाई खरीदे तो 7, 2 रुपये था बाई, वहां पर दिया हुआ है, कितना हो गया 14, टोटल खर्च 30, टोटल आय 30। दोनों शर्त पूरा हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहीं पर होगा, दो वस्तु मॉडल में। इसको आप ग्राफ पर कैसे दिखा सकते हो, इसको भी देख लो। इसका ग्राफ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बनाने में आपसे गलती हो सकती है क्योंकि बहुत कम किताब में इस तरह का ग्राफ दिया है। वो ग्राफ जो रहता है वो दूसरे तरह का है। इसको हम इस तरह से रख सकते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो एम यू एक्स बटे पी एक्स और एम यू वाई बटे पी वाई के रिजल्ट से जो आपका आया एम यू, तो यहां पर ले लीजिए उसका नंबर, एम यू बराबर कितना था 14, दोनों तरफ से 14 में आ रहा था, वहां भी एक्स में भी और वाई में भी। तो अगर आप 14 ले रहे हैं तो इसको इस तरह से ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है 12 और चढ़ता है तो इसको और ऊपर दीजिए 14, 16, 18 और इस तरह से ऊपर बढ़ा दीजिए। तो ये 14 पर हमने ले लिया, ये हो गया एम यू बराबर 14। अब ध्यान दीजिए, इधर आप जो इकाइयां लिए थे 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो 1 तक लिए थे। तो 1 पर आप ये ध्यान दीजिए कि x की कौन सी इकाई आपने लिया था, तो चौथी। अब हमको थोड़ा सा आंकड़ा में जाना है, ठीक है, तो आंकड़ा में जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, आप वहां पर आपने लिखा था, ये था एम यू एक्स और एम यू वाई, हमने मिटा दिया, उसको फिर से दिमाग में रखिएगा, नोट्स में देख लीजिएगा दिया हुआ है, ये 80 था और ये 40 था। तो आप ये ध्यान दीजिए कि पी एक्स था कितना 4 और पी वाई कितना था 2। तो अगर हम एम यू एक्स में पी एक्स से भागा देते हैं तो यहां भी 20, ये भी 20 आता है, और इसमें भागा देते हैं 40/2 तो ये भी 20 आता है,
इसका मतलब है कि शुरुआत तो MUX बटे PX और MUY बटे PY तो पहले ही इकाई में बराबर हो गया था, लेकिन वहां उपभोक्ता संतुलन में नहीं था, क्योंकि खर्च कितनी हो रही थी, दोनों पर एक एक इकाई, 4 और 2 6 रुपया, जबकि टोटल आय कितनी थी 30। ठीक है, तो MUX तो यहां हो रहा है, यानी शुरुआत कहां से होगी 20 से, 20 से दोनों शुरू होंगे, ये यहां पर ध्यान देना होगा। तो हमने देखिए 20 से यहां पर हम दोनों को शुरू करेंगे, तो 20 कहां है 18 के बाद 20 22 24, आप यहां तो ये 20 से शुरू होगा, यानी पहली इकाई से 20 और 14 आएगा, किस इकाई पर आया था x की चौथी इकाई, तो x का ये ले लीजिए, और y की 7वीं इकाई, तो 7वीं के सामने दीजिए। अब ये हो गया आपका, ये ग्राफ आ गया आपका। ये क्या बता रहा है MUX बटे PX और MUY बटे PY। देखिए y की 7वीं इकाई पर और x की चौथी इकाई पर, ये भी 14 और इसका भी 14, यह आपके ग्राफ बनेगा। आप बाकी नियमता लिख देंगे, नियमता क्या लिखेंगे, इधर आप मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दे देंगे, इस साइड नोट्स में देख लेंगे मेरा, और इधर x एवं y की इकाइयां दे देंगे। चले हम आगे बढ़े, अब हम देखते हैं बजट सेट, इसको हम समझने की कोशिश करें। बजट सेट क्या है, तो बजट सेट है कि हमारी एक निश्चित आय जो होती है उसमें हम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को खरीद सकते हैं। जैसे दो वस्तु के मान लेते हैं कि जो है मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत 2 रुपए और y वस्तु की कीमत 1 रुपया है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x की 6 इकाई और y की 4 इकाई, x की 3 इकाई y की 4 इकाई भी खरीदेंगे, क्योंकि 3 दूना 6 और ये 4 गुने 1 4, 10 रुपया खर्च होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बजट सेट का मतलब कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को एक निश्चित आय में पर रखना जो है बजट सेट है ना। यानी ये दो चीजों पर डिपेंड करती है कि उपभोक्ता की आय क्या है और वस्तु की कीमत क्या है। आपने देखा कि आय कितनी है 30, अब इसी में बांटना है। ये भी तो कर सकता है कि x की 1 इकाई, तो 1 इकाई खरीदा 2 रुपए का, तो शेष ये इसका 8, ये भी एक बन सकता है फिगर, इसका 1 और 8 का भी बन सकता है, 3 और 4 का भी बन सकता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x की 3 इकाई और जो है y की 4 इकाई, फिर हम ये कर सकते हैं x की 4 इकाई, तो 4 दूना 8 लग जाएगा, और y की 2 इकाई, ये भी संयोग बन सकता है। तो एक निश्चित इनकम में दो ही कीमत पर दो वस्तुओं के कई संयोगों को खरीदा जा सकता है, इसी को हम बजट सेट कहते हैं। अब ये जितने तरह के संयोग बनेंगे ये बजट सेट कहलाएंगे। अब इसके लिए ये जरूरी है कि एक शर्त इसमें आता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, PX X प्लस PY Y इज लेस और इक्वल टू टोटल मनी। यानी आप कितना खर्च कर सकते हैं, कितनी वस्तुएं खरीद, एक की कितनी मात्रा खरीद सकते हैं, तो ये प्रतिफल है उसकी कीमत का। और बाई की कितनी खरीद सकते हैं, तो ये भी उसका प्रतिफल है उसकी कीमत का। इन दोनों का संयोग कितना होना चाहिए, कुल आय के बराबर या उससे कम, उसके अंदर ना आप रह सकते हैं, उससे ज्यादा तो आप नहीं रह सकते हैं। जैसे हम यहां पर मान लेते हैं कि x की 4 इकाई खरीदते हैं और PX से 3 रुपया, PY 2 रुपया और y के हम 5 इकाई खरीदते हैं, तो ये चरतियाई 12 प्लस 10 बराबर 22। ये 22 जो है या तो 22 के बराबर m हो या m से कम 22 हो, यानी m को कम से कम 22 या 22 प्लस में रहना चाहिए, और नहीं तो हम ये सेट नहीं खरीद पाएंगे। चले अब हम बजट रेखा कहते हैं, ये ध्यान दें हम। एक जो है बजट रेखा आपकी खरीदने की सीमा को बताती है। एक बजट रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर, ये ध्यान दीजिएगा, एक बजट रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर
जो ये बिंदु होते हैं ये आपकी खरीदने की सीमा को बताती है। इससे बाहर आप नहीं खरीद सकते हैं। यानी ये आपके एक तरह से बजट रेखा को हम कीमत रेखा भी कहते हैं और आय रेखा भी कहते हैं। ये बजट रेखा के बाई और एक्स चर दो वस्तुओं को बताते हैं जो ये बताते हैं कि एक दी हुई इनकम में आप बाई की मैक्सिमम मात्रा इतनी खरीद सकते हैं और एक्स की मैक्सिमम मात्रा इतनी खरीद सकते हैं। क्लियर? अब मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपए है और बाई की कीमत भी 1-1 रुपए है और एक्स की कीमत भी 1-1 रुपए है, तो या तो आप बाई की 10 मात्रा खरीदेंगे तो एक्स की 0 मात्रा खरीदेंगे, या एक्स की 10 मात्रा खरीदेंगे तो बाई की 0 मात्रा खरीदेंगे। अगर आप मान लेते हैं कि ये मिडिल पॉइंट पर रहते हैं तो बाई की भी 5 मात्रा खरीदते हैं और एक्स की भी 5 मात्रा खरीदते हैं, फिर भी आपका खर्च जो है दोनों मिलाकर के 5 गुने 1 और 5 गुने 1 कितना रह जाएगा? 10। यानी ये किसी भी पॉइंट पर जाइए तो आपका यही स्थिति रहेगा। यहां पर इस बिंदु पर अगर हम आते हैं तो बाई की जो है 8 मात्रा और एक्स की 2 मात्रा, चूंकि दोनों की कीमत हमने यहां 1-1 रुपए मान लिया है, इस कारण ये 8 गुने 1 और ये 2 गुने 1 कितना हो जाएगा? 8 दूना 8 और 2 10 रुपया यहां भी खर्च होगा। इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर होती हुई बजट रेखा पर देखिए क्या हो जाएगा कि इसका सामने वाला कोई भी बिंदु लीजिए वस्तुओं की संख्या बढ़ा देगी, और वस्तुओं की संख्या जब बढ़ा देगी तो पहले जो आप पूर्वोत्तर में बाई की 8 इकाई खरीद रहे थे, अब देखिए एक्स की आप 7 इकाई खरीदने लगे, तो प्रति इकाई 1 रुपया दोनों की कीमत थी, तो अब आपका टोटल इनकम कितना, टोटल खर्च कितना हो जा रहा है? 8 और 7 15 और आपके पास है 10 ही रुपए। ठीक है, तो ये बजट सीमा, इसके अंदर भी आप नहीं रह सकते हैं। अंदर रहने पर आपका पूरा पैसा खर्च नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये बिंदु है, यहां पर हम इस बजट रेखा, मूल बजट रेखा से हम यहां आ जाते हैं, तो इस पर आपका पूरा पैसा ही खर्च नहीं होता है। जो आपकी निश्चित आय है, दी हुई है, जो एक अधिकतम संतुष्टि के लिए आपने रखा है, वो खर्च ही नहीं होता है। जैसे हम यहां पर ये बिंदु ले रहे हैं, आप ये देखिए यहां पर इसका 4 इकाई और इसका जो है 3 इकाई खरीद रहे हैं, तो 4 इकाई का 4 रुपया और 3 इकाई का 3 रुपया, 7 ही रुपया खर्च हो रहा है। यानी हम कहीं पर भी इस बजट रेखा के ही बिंदु पर हम ये रहते हैं। यानी एक तरह से ये क्या बतला रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका हम अनुपात कैसे निकाल सकते हैं? बजट रेखा के स्लोप को ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं बाई एक्सिस है और ये एक्स है, एक्स गुड्स और ये बाई गुड्स है। अब ये मान लेते हैं ए है, ओ और बी, तो यहां पर बजट रेखा की ढाल बराबर क्या होगा? AO बटा OB। तय बात है, 9th में मैथ पढ़े होंगे, ढाल का मतलब टेंजेंट से है, AO बटा OB यहां पर होगा। जब AO बटा OB होगा तो आप ये ध्यान दीजिए कि AO बटा OB का मतलब क्या है कि आप दी हुई मुद्रा में कितनी वस्तुएं खरीदते हैं, दी हुई मुद्रा में आप कितनी वस्तुएं खरीदते हैं। तो यहां पर ये ध्यान से देखिए कि इसको आप यही रखिएगा ना, बाई बटे पी वाई बराबर AO और एक्स बटा पी एक्स बराबर OB। यह अक्ष यही बता रहा है कि पी वाई मुद्रा में हम बाई कितनी इकाई खरीद सकते हैं, यानी बाई की प्रति जो है कि बाई की टोटल इकाई हम कितनी खरीद सकते हैं, यह अनुपात यही बता रहा है, बाई बटे पी वाई। उसी तरह एक्स कि हम कितनी इकाई खरीद सकते हैं, OB हमको, OB एक्सिस हमको बतला रहा है, OB की लाइन बता रहा है। अब जब AO बटा OB ढाल है तो ये क्या हो जाएगा? बाई बटा पी वाई बराबर एक्स बटा पी एक्स। तो क्या होगा? बाई बटा पी वाई गुने बाई बटा पी वाई। हाँ, तो यहां देखें, यहां पर ढाल क्या होगा? AO बटा OB। तो AO बटा OB का मतलब क्या है कि AO बटा OB ये बतलाता है कि आपकी दी हुई आय में आप बाई की मात्रा कितनी खरीद सकते हैं। तो दी हुई आय में बाई की मात्रा आप कितनी खरीद सकते हैं, यह डिपेंड करती है कि बाई की कीमत क्या है। अगर हम मान लें कि दी हुई आय जो आय है, आय को अर्थशास्त्र में हम ज्यादातर कैपिटल वाई से सूचित करते हैं। तो जब कैपिटल वाई से सूचित करते हैं तो ये यही बताएगा कि जो है दी हुई आय में हम कितनी बाई की मात्रा खरीद सकते हैं। तो कैपिटल बाई बटा पी बाई, बाई एक्सिस बताएगा। इसी तरह एक्स एक्सिस क्या बताएगा? कैपिटल बाई बटा पी एक्स, यानी एक्स की कीमत क्या है, यही ना होगा। मान लेते हैं कि आय 30 रुपए है, बाई 2 रुपए है, तो हम 15 को बाई खरीद सकते हैं, बाई गुड्स। फिर एक हम कितनी खरीदेंगे तो हमारी आय
30 रुपए है और एक्स की कीमत जो है 4 रुपए, तो 7.5 एक्स खरीद सकते हैं। अब चूंकि ए ओ बटा ओ भी, तो ए ओ बाई बटा पी वाई है और ओ भी तो भागा बाई बटे पी एक्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे बाई बटा पी वाई गुने पी एक्स बटा बाई, तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, यानी पी एक्स बटा पी वाई, यानी बजट रेखा की ढाल बराबर होगा पी एक्स बटे पी वाई। अब यहां पर आप ये ध्यान दीजिए, बजट रेखा की ढाल जो है पी एक्स बटे पी वाई, बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं इसको देने में। क्यों गड़बड़ा जाते हैं? क्योंकि ढाल का मतलब हमेशा समझते हैं लंब बटे आधार। बिल्कुल सही है, लंब बटे आधार ही होगा, लेकिन यहां पर जब ही पी एक्स उनकी नजरों में जाता है तो ये एक्स उनको इधर से उधर भटका देता है, और एक्स भटका क्या देता है कि एक्स तो यहां पर है, वो एक्स एक्सिस पर, तो ये तो आधार को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन नहीं, जब इस अनुपात से आएंगे तो बिल्कुल ये लंब को ही प्रदर्शित कर रहा है, उसी अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है, यानी बिल्कुल टेंजेंट को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम समझते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे। अब हम चले बजट रेखा की और प्रकृति की। आप देखिएगा नोट्स में ध्यान से, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब हम कुछ देखें बजट रेखा में चेंजेस। यदि आय में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा क्या होगी। मान लेते हैं कि हमारी ये आय दी हुई है, बजट रेखा मेरे पास ये है, हम या तो बाई वस्तु की इतनी मात्रा और एक्स वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहे हैं। मेरी आय बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी तो बजट रेखा दाहिनी ओर सरक जाएगी। अगर आय बढ़ती है तो देखिए कैसे, क्यों होता है। ये है, मान लेते हैं कि हम बजट रेखा के इस बिंदु पर है, तो यहां पर हम बाई की ये मात्रा खरीद रहे हैं और एक्स की ये मात्रा खरीद रहे हैं। लेकिन यदि बाई की मान लेते हैं कि ये 5 मात्रा है और एक्स की 3 मात्रा है, लेकिन हम इससे ऊंची बजट रेखा पर जब हम जाते हैं तो बाई की वही मात्रा छोड़ देते हैं, तो देखिए एक्स की मात्रा बढ़ जाती है, बाई की तो उतनी ही मात्रा है, यानी टोटल उपभोग बढ़ा ना। फिर उसी तरह यदि एक्स की मात्रा वही छोड़ देते हैं तो देखिए बाई की मात्रा बढ़ जाती है, एक्स की 3 ही मात्रा बट बाई की 7 मात्रा। तो ये हम क्या कहेंगे, टोटल उपभोग मेरा बढ़ जाता है। दोनों भी बढ़ सकता है, ये देखिए इनकी 6 और इनकी बढ़ के हो गई 3.5, दोनों बढ़ सकता है, यानी ऊंचे संतुलन के स्तर की ओर ये बढ़ेगा। तो आय में वृद्धि होने पर क्या होगा, बजट रेखा दाहिनी ओर सरक जाएगा। ये सरका दाहिनी ओर बजट रेखा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसमें बजट रेखा के जो ये था ढाल था वो पी एक्स बटे पी वाई तो है, लेकिन ये हमेशा निगेटिव रहेगा। इसका अगर पूछेगा कि ये नकारात्मक होता है तो हाँ ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ढाल ऋणात्मक है। ये ढाल कैसे ऋणात्मक है? क्योंकि इसमें यदि एक्स चर बढ़ता है तो बाई चर घटता है। एक का परिवर्तन धनात्मक होता है, दूसरे का परिवर्तन ऋणात्मक होता है, तो भिन्न होगा प्लस बटे माइनस, इस कारण ये हमेशा ऋणात्मक होगा। तो ये ऋणात्मक ढाल वाली बजट रेखा जो है जब आय बढ़ती है तो दाहिनी ओर और घटेगी तो बाईं ओर, घटने पर बाईं ओर, ये है कमने पर, घट जाएगी तो पहले की तुलना में देखिए उपभोग कम गया, यानी खरीदने की कैपेसिटी कम गई। पहले वाला ओरिजिनल बजट रेखा पर यहां था, ठीक है, यानी एक्स बाई की ये मात्रा और एक्स की ये मात्रा ले रहा था, अब घटने पर यहां आ गया इस बजट रेखा पर, तो इसके सामने की इस बिंदु को हम लेते हैं तो एक्स की भी मात्रा घट गई, बाई की भी घट गई। हो सकता है एक्स की वही मात्रा भी छोड़ दे लेकिन बाई की मात्रा कम जाए, यानी किसी भी प्रकार पहले की तुलना में घटना है। अब इसमें और भी चीजें हो सकती है, जैसे ये ध्यान दीजिएगा कि कीमत में कमी हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों वस्तु की बराबर कीमत में कमी। तो अगर दोनों वस्तु की बराबर कीमत में कमी हो रही है तो दाहिनी ओर हम सरक जाएंगे, क्योंकि एक तरह से कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो आय बढ़ने पर ये हम दाहिनी ओर सरक जाएंगे। कीमत में वृद्धि तो बाईं ओर सरक जाएंगे, क्योंकि मेरी आय घट गई। वर्तमान समय में बहुत लोग कह रहे हैं कि बढ़ती गैस और पेट्रोल के दामों से, महंगाई बढ़ने से लोगों की एक तरह से डिस्पोजेबल इनकम कम चुकी है, तो हमारी ये बाईं ओर चली गई। अब इसके अगर सिर्फ एक वस्तु की कीमत घटे तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये एक्स है, एक्स गुड्स है इधर, तो एक्स की कीमत घट गई तो पहले ये बजट रेखा थी तो अब इधर की ओर सरक जाएगी, यानी जिसकी कीमत घटेगी उसके अक्ष में दाहिनी ओर सरक जाएगी, ये दाहिनी ओर सरक जाएगी। यदि बाई की कीमत घटती तो इस तरह से बाई की ओर दाहिनी ओर सरक जाती, बाई अक्ष पर ही दाहिनी ओर सरक जाएगी। अगर अब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, मूल बजट रेखा ये है, तो अगर एक्स की कीमत बढ़ गई तो ये सरक जाएगी, यानी मान लेते हैं कि यहां P पर था तो ये सरक के बाईं ओर P1। कहने का मतलब क्या है, कीमत घटने पर दाहिनी ओर, कीमत बढ़ने पर बाईं ओर।
क्यों? क्योंकि पहले की तुलना में उपभोग का स्तर कम होगा, यानी खरीदने की कैपेसिटी कम होगी। जिस वस्तु की कीमत घटेगी उस वस्तु के अक्ष पर दाहिनी ओर, जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उस वस्तु के अक्ष पर बाईं ओर। अब मान लेते हैं यहां पर बाई की कीमत बढ़ जा रही है, यह ध्यान दीजिए, यदि बाई की कीमत बढ़ जा रही है तब क्या होगा? तो ये ऐसे बाईं ओर, बाई बाईं ओर, ये दाहिने हुआ, ये बाईं ओर। बढ़ने के कारण क्या होगा? आपकी क्षमता खरीदने की घटेगी तो बाईं ओर घटे, अगर कीमत घट गई तो इसी पर दाहिनी ओर आपकी क्षमता बढ़ गई। अब आगे देखते हैं, ये सारी चीज आपको रेखा समझाई हुई है। तटस्थ इंडिफरेंस कर्व को देख लीजिए और इसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर को, ये इंडिफरेंस कर्व होता है जो प्रचलित डिमांड कर्व है उस तरह का, इसको हम आईसी कहते हैं, तटस्थ वक्र रेखा। इसमें क्या है कि इसका प्रत्येक बिंदु समान उपयोगिता के संयोग को दर्शाता है। यानी कहता है कि जैसे अगर हम सेब और केला उपभोग कर रहे हैं तो मान लेते हैं संयोग ए, संयोग बी, संयोग सी, संयोग डी, विभिन्न संयोग बनेगा। ऐसा हो सकता है 2 केला 2 सेव, 1 केला 3 सेव, 3 केला 1 सेव, तो प्रत्येक संयोग समान उपयोगिता को दर्शाता है। बजट रेखा और इसमें क्या फर्क है? ये समान उपयोगिता को दर्शाता है और बजट रेखा का प्रत्येक बिंदु समान खर्च को दर्शाता था। यह समान उपयोगिता का, यानी बजट रेखा वाला जो बिंदु था वो आपकी कैपेसिटी को समझता था और ये आपकी इच्छा को समझता है कि आपकी क्या इच्छा है। तो संतुलन के लिए आपने क्या देखा कि इच्छा और क्षमता में बराबरी आना चाहिए। तो हम आगे क्या करने वाले हैं? ये बजट रेखा और ये तटस्था को मिलाने वाले हैं एक साथ। तो तटस्था पर है। अब इस तटस्था वक्र में एक बहुत बड़ी चीज है, उसको आप देखिए, इसी फिगर पर हम दिखा देते हैं। ये ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि इधर आप y वस्तु रख लिए और इधर x वस्तु रख लीजिए। अब यहां से देखिए, x को एक एक करके बढ़ाइए, फिर यहां से इतनी ही दूरी पर, चूंकि एक आप माने हैं तो बराबर दूरी पर न लीजिएगा, ये आ गया, फिर इतना दूरी पर लीजिए। क्या देख रहे हैं? एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर A, B, C, D, इसका नाम दे दीजिए P, P1, P2। ये 3 समकोण, इन तीनों को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। इन तीनों समकोण का टेंजेंट निकालिएगा तो एक दूसरे से कमते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि तीनों समकोण में देखिए इसमें आधार की तुलना में लंब बड़ा है, यहां लंब और आधार बराबर है और यहां लंब छोटा है आधार से। तो टेंजेंट का क्या होता है? P बटे B। अगर यहां बड़ा है लंब आधार से, फर्स्ट में आप ए पॉइंट पर क्या देख रहे हैं? P इज ग्रेटर देन B, तो P बटे B इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड में क्या है? P इज इक्वल टू B, तो P बटे B बराबर 1। और यहां क्या होगा? P इज लेस देन B, तो P इज लेस देन B इंटू 1, तो P बटे B इज लेस देन 1। यानी ये क्या बतला रहा है कि टेंजेंट घटता रहा है। क्यों घटता रहा है ये ध्यान दीजिए। इसके लिए आप एक तरह से ये ले लीजिए विभिन्न संयोग को, यहां पर हमने 4 संयोग लिया है, हम उदाहरण में 5 संयोग ले रहे हैं, A B C D E। ध्यान दीजिए, अगर हम इधर ले रहे हैं x वस्तु और ये y वस्तु, अब इस संयोग में क्या है? ये 1 है तो ये 12 ले रहे हैं, ये 2 है तो ये 8 ले रहे हैं, ये 3 एक एक करके बढ़ा रहे हैं, ये 3 है तो इसको 5 ले रहे हैं, ये 4 है तो इसको हम 3 ले रहे हैं, और ये 5 है तो इसको हम 2 ले रहे हैं। आप देख क्या रहे हैं यहां? ये ध्यान दीजिए, ये तो पहला है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। सेकंड में 1 बढ़ा है, x का 1 बढ़ा है, तो y का कितना घटा दिए? 4, है ना? x बढ़ा है तो y का 4 घटा है, तो अनुपात क्या बना? x के लिए y, 10 आम का दाम 5 रुपया, तो 1 आम का दाम, तो आप क्या करते हैं? रुपया बटे आम ना, तो x बढ़ा तो y 4 घटा, तो रेट क्या बनेगा? y बटा x, यानी यहां पर 4:1। अगला में ध्यान दीजिए 4:1, इसमें क्या बन रहा है? नेक्स्ट में 8 में से 5 गया, 3:1। नेक्स्ट में क्या बन रहा है? 2:1, और इसमें 1:1। देखिए अनुपात गिरते चला जा रहा है, यानी लंब बटे आधार, यहां पर क्या है? लंब 4 तो आधार 1। ये अनुपात जो है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? यहां पर यह बतला रहा है कि यदि हम तटस्था वक्र पर हैं
तो एक वस्तु की, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई का त्याग करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? किसी दो वस्तुओं के बीच का संयोग का चयन कर रहे हैं। एक वस्तु की अगर उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बदले दूसरी वस्तु की इकाई को हमको त्यागना पड़ता है। जैसे x की एक इकाई बढ़ाते हैं तो y की कुछ इकाई को हमको त्यागना पड़ता है। जैसे यहां देखिए x की एक इकाई लिए तो y की यहां थी 12 इकाई। अब x की दूसरी इकाई तो y को हमको खरीदना पड़ा 8 इकाई। यानी इसकी हम एक इकाई तभी और बढ़ा सकते हैं जब इसकी 4 इकाई उसके बदले हम त्यागें। इसको त्याग दर भी कह सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन दर। यानी एक इकाई के लिए, किसी वस्तु की एक इकाई के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाई को त्याग करते हैं, यह प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। यानी एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु का प्रतिस्थापन होना, है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बचपन से। तो चलिए, तो यहां क्या है, यह टेंजेंट इसी प्रतिस्थापन को बताता है और कहता है कि यह गिरती हुई होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई बढ़ती है तो जिस वस्तु की इकाई बढ़ती है उसकी इच्छा मेरे पास कमती जाती है और उस वस्तु की इकाई बढ़ने से जो दूसरी वस्तु इकाई उसके बदले त्याग करते हैं वो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी होता है। फलता हुआ पहले की तुलना में अब कम त्यागना चाहते हैं। पहला बार में एक के लिए 4 त्यागना चाह रहे थे तो घट के मेरे पास हो गया 8, तो कम गया तो 8 अब ज्यादा उपयोगी हो गया ना, तो अब कह रहे हैं कि ना 3 से ज्यादा नहीं त्यागेंगे। अगली बार 5 हो गया तो अगला बार कह रहे हैं कि एक 100 बढ़ा, हम 2 से ज्यादा हम नहीं त्यागेंगे, कमते जा रहा है मेरे पास, तो ज्यादा उपयोगी हो रहा है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर गिरती जा रही है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर को हम कहते हैं एमआरएस। इसको हम बोलते हैं एमआरएस एक्स वाई। तो एमआरएस एक्स वाई जो है क्या होती है, गिरती हुई होती है। अब ध्यान दीजिए, इस एमआरएस एक्स वाई ये क्या होगा, ये ध्यान दें, एमआरएस एक्स वाई बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, ये आप सूत्र रख सकते हैं बिल्कुल। इसको एमआरएस एक्स वाई क्या हम बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो एमआरएस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। बिल्कुल, आपने क्या किया, एक एक्स के लिए वाई को हटाया ही ना, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये ही ना बतलाएगा कि एक्स में एक परिवर्तन, एक इकाई परिवर्तन के लिए वाई में कितना हुआ, तो दोनों के परिवर्तन की दर को, यानी ये वाला त्रिभुज को, है ना, ये डेल्टा वाई हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया। अब उपभोक्ता की संतुलन कहां होगी, ये ध्यान दीजिए। ये आपका बजट रेखा है और ये आपका आईसी है। इसके ऊपर एक आईसी ले लीजिए और इसके नीचे एक आईसी ले लीजिए। ये ध्यान दीजिए कि आईसी कभी सटती नहीं है अक्ष से। आईसी सटने का मतलब है कि एक वस्तु, किसी एक वस्तु का संयोग 0 हो जाना, वो संभव नहीं होता। ये ध्यान दीजिए, ये हमेशा रहेगा ऊपर ही रहेगा। यहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी हम ये कहें कि जहां पर बजट रेखा और आईसी रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। कहने का मतलब जहां पर आईसी कर्व की स्लोप, यानी आईसी कर्व की स्पर्श रेखा बजट रेखा बन जाती है। आईसी कर्व की स्पर्श रेखा ही बजट रेखा। एक वृत्त है, वृत्त का ये पार्ट है तो इसका स्पर्श रेखा ये होगा ना, तो बस यहां भी तो वही हो रहा है। इस पार्ट का स्पर्श रेखा कौन बन रहा है, तो ये बजट रेखा, यानी ये पीपी। अब ये ध्यान दीजिए, तो यहां पर संतुलन में है, तो अगर यहां पर संतुलन में है तो आपका क्या आ रहा है, एमआरएस एक्स वाई बराबर, वो यहां पर क्या आएगा, एमआरएस एक्स वाई बराबर पी एक्स बटे पी वाई। या हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर पी एक्स बटे पी वाई। क्यों? क्योंकि बजट रेखा का ढाल ये बताता था, पी एक्स बटे पी वाई पहले बता चुके हैं, और एमआरएस का ढाल कौन बताता है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। यहां दोनों का स्लोप इस बिंदु पर एक ही है। बजट रेखा को भी अगर हम ऐसे मुड़ के न सीधे जाता तो ऐसे जाता और इधर से ऐसे न मुड़ता तो ऐसे, तो इसका भी दोनों इस जगह पर स्पर्श कर रहे हैं, तो दोनों का इस बिंदु पर स्लोप एक ही है। तो यहां पर आईसी का स्लोप चूंकि डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स है और बजट रेखा का स्लोप
px बटे py है, तो ये दोनों स्लोप इस बिंदु पर बराबर होते हैं, तो संतुलन वहां पर होगी जहां MRS xy बराबर क्या हो जाएगा, बजट रेखा की ढाल। क्यों? क्योंकि जिस संजोग को आप चाहते हैं उस संजोग को खरीदने की कैपेसिटी है। जिस संजोग को आप चाहते हैं, इस तटस्था वक्र पर बहुत सारे संजोग था, सब बराबर उपयोगिता देता था, तय बात है, लेकिन सबको आप खरीद नहीं सकते थे। खरीद उसी को सकते थे जो आपकी इनकम के हिसाब से हो, और किसको आप खरीदेंगे, जो इस बजट रेखा पर बिंदु है उसी को आप खरीदेंगे। इस ऊपर वाले को आपको खरीदने का औकात नहीं है, और नीचे वाला खरीदेंगे तो पैसे का यूज नहीं हो पा रहा है, तो इसी पर खरीदेंगे। तो ये सारे जो बिंदु थे ये आपके औकात से बाहर थे। सिर्फ ये एक बिंदु ऐसा है कि जो आप चाहते थे वो कीमत अनुपात से मेल खा गया, यानी जितना आप देना चाहते थे उतना ही जो है उतने ही में आपको मिल रहा है, तो आपको यहां पर संतुलन हो गया। अब मैंने कहा कि इससे ऊपर यहां पर संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि आपके औकात से बाहर ये नीचे वाला तटस्था वक्र रेखा कम उपयोगिता को बतलाता है, अतः यहां भी संतुलन में नहीं हुआ, क्योंकि इससे होती हुई स्पर्श रेखा है, बजट रेखा बिल्कुल नीचे की बजट रेखा बताएगी जो कम कीमत को बताएगी। अब जो है इसमें आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, और ये इसमें उसके बाद आईसी इंडिफरेंस कर्व बताया हुआ है और उसकी विशेषताएं बताई हुई है। अब देखिए इसको थोड़ा सा स्लाइड पर देख लीजिए 2 मिनट में, कि ये सारी चीजें जो हमने बताई वो क्रमवार है या नहीं है, इसको आप चेक कर ले एक बार ऊपर से। देखिए इसमें हमने शुरू में कहा था कि सारा इसमें पूरा पार्ट्स जो है आपका क्वेश्चन आंसर में है। देखिए यहां उपभोक्ता संतुलन के क्षेत्र में 2 वस्तु मॉडल, ये सब आपको पढ़ा दिए हैं, और ये बजट सेट, बजट रेखा क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये बतलाया हुआ है। इसके अलावा बजट रेखा की विशेषताएं, फिर ये सारा सूत्र, इसका जो ढाल है बजट रेखा का वो भी हम आपको बताए हुए हैं। फिर कीमत में परिवर्तन से बजट रेखा पर पड़ने वाले प्रभाव, दाएं और बाएं जो सरकती है, ये सारा कुछ इसमें दिखाया हुआ है। इसके आगे, और ये सब प्रत्येक जगह पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से ही ये समझाया हुआ है, अधिकांश दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चूंकि मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूरे चैप्टर को समझाया है क्रमवार ढंग से, इस कारण आपके होमवर्क में दीर्घ उत्तरीय नहीं दिया है, सिर्फ लघु उत्तरीय दिया है, और 9 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको आप ढूंढेंगे, ये भी पॉइंट के रूप में उसमें मिल जाएगा, पॉइंट के रूप में मिल जाएगा। आप देखिए कि जहां क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है वहां इसका आंसर पॉइंट पर है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव है उसके आंसर भी हमने नीचे दे दिया है। नेक्स्ट डे अर्थशास्त्र का सबसे जो है लोकप्रिय चैप्टर डिमांड के साथ मैं पुनः हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।